नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके एलएच लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि टीआरएफ ने फिर से धमकी दी है। आरएसएस कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई है। चिट्ठी के जरिए कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई है। आरएसएस में शामिल होने पर यह धमकी दी है। आतंकी संगठन है टीआरएफ, तो टीआरएफ की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है। इससे पहले भी टीआरएफ धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार आरएसएस कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई है। बाकायदा एक लेटर के जरिए यह धमकी दी गई है। आरएसएस में शामिल होने पर यह धमकी दी गई है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने धमकी दी है। आपको बताते चले कि इससे पहले जम्मू कश्मीर पंडित एम्प्लॉइज को भी इस तरह की धमकी टीआरएफ की तरफ से मिलती रही है और इसके अलावा कई और धमकी भरे चिट्ठियां टीआरएफ की तरफ से इससे पहले भी आती रही है। लेकिन इस बार जो धमकी टीआरएफ ने दी है उसमें आरएसएस कार्यकर्ताओं को एक तरह से टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। चिट्ठी के जरिए कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई है। आरएसएस में शामिल होने पर टीआरएफ की तरफ से यह धमकी दी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर टीआरएफ ने और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। जम्मू से हमारे सहयोगी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, टीआरएफ की तरफ से इससे पहले भी धमकियां दी जाती रही हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है कि खास तौर से आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक तरह से टारगेट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आप देखें कि ये जो धमकी दी गई है पहली बार ऐसा नहीं है कि जैसा आपने कहा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि धमकी दी गई। इससे पहले भी धमकियां दी गई हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हो या इससे पहले हमने ये देखा कि जो बीजेपी है, बीजेपी के लीडरों को भी दी गई। बाकायदा वो लिस्ट निकाली गई जिसमें ये कहा गया है कि वो इससे दूर रहें। और आज जो लिस्ट आई है वो आरएसएस के वर्कर्स के बारे में उसमें कहा गया है, आरएसएस के लीडर्स के बारे में कहा गया है। तो ये जो आज की लिस्ट है उसे ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है उसके खिलाफ एक हम ये कह सकते हैं कि मोर्चा संभाला हुआ है एलईटी ने या टीआरएफ ने। क्योंकि पहले बीजेपी को अगर वो धमकी देते हैं तो उसका मतलब है कि जो बीजेपी और आरएसएस की जिस तरह की आइडियोलॉजी है, वो मान लीजिए एक ही आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ ये धमकियां दी जा रही हैं। और पहले भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर पुलिस इसमें क्या कर रही है, पुलिस की इस तरह की धमकियों को रोका क्यों नहीं जाता है। या इसमें हमने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे ऐसी थ्रेटनिंग्स पहले भी आई हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हो, पहले कुछ लिस्ट आए, उसके बाद उनकी दूसरी लिस्ट आई और लगातार कई महीनों से ये सिलसिला चला आ रहा है। आखिर पुलिस की तरफ से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये धमकियां कहाँ से आती हैं, क्या ये कश्मीर वैली में ही इस तरह का कोई नेटवर्क है या जम्मू कश्मीर से बाहर या मुल्क से बाहर कोई ऐसा नेटवर्क चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर जिसकी तरफ से ये धमकी आ रही हैं। और आज जैसा कि ये धमकी आई है आरएसएस के वर्कर्स को, तो जाहिर तौर पर अब जो मिलिटेंट है, जो टीआरएफ है, जो ये दहशतगर्द तंजीम है, उसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की जो पार्टीज हैं उनको डराना, धमकाना और साथ ही जो मजमूई तौर पर जो पॉलिटिकल सरगर्मियां यहाँ चल रही हैं उनको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इस तरह का ऐसी उनकी साजिश लग रही है। ये कहा जा सकता है कि जब चुनाव की जो सरगर्मियां हैं जब वो शुरू हो जाती हैं, हालांकि अभी चुनाव कब होंगे उसके बारे में ये मालूम नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई फैसला नहीं किया है कि कब चुनाव होंगे, किस तारीख को होंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लगातार अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो कश्मीर वैली के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा, चाहे करना हो, कुपवाड़ा हो, कारगिल हो, आज भी कारगिल में हमने देखा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं चुनावी सभाओं में होते हैं, चुनाव मीटिंगों में शामिल होते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जिस तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं वो कहीं न कहीं पाकिस्तान की उस आंख में खलती है और वो चाहता है कि यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज ना हो। यही वजह है कि ये जो धमकियां हैं लगातार दी जा रही हैं। पहले मुलाजमीन को धमकियां दी गई, उसके बाद बीजेपी को धमकी दी गई और आज इस लिस्ट में आरएसएस को धमकी दी गई है। अब टीआरएफ की ये
हरकत पहली बार नहीं, और इससे पहले भी जिस तरह से मनोज कौल में बता रहे हैं कि इससे पहले भी चाहे बीजेपी लीडर्स हो, कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हो, या अब आरएसएस के जो कार्यकर्ता उन्हें एक तरह से निशाना बनाया गया। और इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीनगर से डिप्टी एडिटर जम्मू कश्मीर शब्बीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और समीर भट्ट जम्मू से हमारे सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैं शब्बीर आपके पास आना चाहूंगा। शब्बीर, जिस तरह से अभी मनोज कौल बता रहे थे कि टीआरएफ की तरफ से पहली बार नहीं, और इससे पहले भी हम देखते रहे, चाहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की बात करें या बीजेपी लीडर्स की बात करें, इस तरह की धमकियां आती रही हैं। और सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि कश्मीर घाटी की बात करें तो यहां पर भी, यानी इनका दायरा जो है एक तरह से पूरे यूटी में फैला हुआ है। जी हाँ, आपने सही कहा कि ये धमकियां पहले भी आई हैं और कई सतह के लोगों को आई हैं। यहाँ पे एक बार तो जर्नलिस्ट को भी धमकियां आई, एक लिस्ट जारी की गई। अब की बार ये जो धमकियां आई हैं ये एक आइडियोलॉजी को लेकर लोगों को आई है। आरएसएस का नाम लिया गया है, बीजेपी का साथ में, तो जाहिर सी बात है तकरीबन अब ये रूटीन हो गया है कि 10-15 दिन के बाद किसी न किसी शख्स के पास किसी न किसी शख्स को धमकाया जा रहा है। जहाँ तक इनकी एक्सेस की बात है तो इन्फॉर्मेशन अभी इनके पास है। जिस तरह के नाम आ रहे हैं, बाकायदा एक लिस्ट जारी कर रहे हैं आप, फिर कुछ लेटर्स भी साथ में डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी एक्सेस है इन्फॉर्मेशन पे और एक खतरा है। ये जाहिर सी बात है यहाँ पे जब से कई चीज़ें हुई हैं, जब से टारगेट किलिंग्स हुई हैं। लेकिन हुरैरा, इसमें एक चीज़ आप नोट करें, इसमें एक चीज़ है, ये जो जिन लोगों को धमकियां दी गई हैं ये ज़ाहिरी तौर पे इस तरह यहाँ पे इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा आम लोगों को पता नहीं है। तो इसमें कुछ काम तो लगा होगा, इसमें कुछ एक्सेस तो इनको इन्फॉर्मेशन तक है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फिर इसको एक्सेस करते हैं। जहाँ तक धमकी की बात रही, यहाँ पे पहले भी कई लोगों को धमकियां मिली हैं, लेकिन उसके बाद से हालात फिर बदलते गए। अभी काफ़ी चेंज आई थी, लेकिन फिर से धमकियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है और अब की बार ये आइडियोलॉजी को लेके है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा कि इस बार जिस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है टीआरएफ की तरफ से, एक तरफ समीर हम देखते हैं कि पूरी यूटी में और खासतौर से कश्मीर की बात करें तो यहां पर अब आतंकवाद पर एक तरह से नकेल कसा गया है और बहुत महदूद जो तंजीमें हैं या जो संगठन है वो रह गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह की जो धमकियां हैं ये अपनी मौजूदगी और अपने प्रेजेंस दिखाने के लिए इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। देखिए हुरैरा, इसमें दो चीजें देखने वाली बात होगी। पहला कि जो आतंकवाद के खिलाफ, जो टेरर के खिलाफ एक निर्णायक जंग चल रही है, जिसके बहुत सारे अच्छे कामयाब नतीजे सामने आए हैं। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो कई कमांडर्स, सैकड़ों की तादाद में जो कमांडर्स थे, एक्टिव मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे या ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया है। उसके बाद जाहिर तौर पर जब आतंकवाद का जो एक मनोबल था, आतंकवादियों का जो मनोबल था वो बहुत ज्यादा खत्म हुआ है, डगमगा गया है। तो उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये डरा रहे हैं लोगों को। देखिए मैं यहाँ पे बता दूं, आपको भी पता होगा कि पिछले साल और इस साल के जनवरी महीने में भी तकरीबन 7 लिस्ट इन्होंने जारी की थी, जिसमें कश्मीरी पंडित की लिस्ट थी, नॉन लोकल लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट थी, और बहुत सारे जो में सीओज थे उनकी लिस्ट थी, जो कश्मीरी पंडित थे या लोकल थे उनकी लिस्ट थी। इसके साथ पुलिस और बाकी महकमों में काम करने वालों को भी धमकियां दी गई, और धमकियों में न सिर्फ उनके नाम होते हैं बल्कि उनके पते भी होते हैं, उनके जो एड्रेसेस हैं, चाहे जम्मू में या कश्मीर में, उनके एड्रेसेस पूरी तरह से दिखाए जाते हैं, उनको विद एड्रेस उनको धमकियां मिल रही हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ है, जब से आतंकवाद को बहुत हद तक कुचल दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, अभी भी बहुत सारे एक्टिव टेररिस्ट हैं वहां पे जिनको पाकिस्तान की शह पे वहां पे मदद मिल रही है, लेकिन क्योंकि
आतंकवादियों को भी पता है कि वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं लड़ पाते हैं, वो सिक्योरिटी के फोर्सेस के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं कर पाते जो पहले वो किया करते थे। आतंकवाद की जो एक्टिविटीज है वो बहुत कम हो गई है। तो अब वो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि वो जम्मू कश्मीर में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर चाहे टीचर्स हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर्स हो, और आज की जो कड़ी है आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स को जिस तरह से बताया गया, उनको धमकी दी गई, ये भी उसी की एक कड़ी है कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस है, उनकी एग्जिस्टेंस है जो कश्मीर में। लेकिन ये अपनी जगह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आतंकवाद का वो खत्म हो रहा है, और जो एग्जिस्टिंग जो बचे कुचले जो आतंकवादी हैं उनको भी खत्म करने के लिए वसी पैमाने पे ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन आतंकवादी भी अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा कि अगर हम बीजेपी की बात करें, आरएसएस की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने पिछले कई सालों से अपनी जाल को बढ़ाया है। खासकर कश्मीर वैली में अगर बीजेपी की बात करें तो अभी बटमालू में जब आपने देखा कि कितनी जबरदस्त वहां पे रैली हुई बीजेपी की, बडगाम हो, पुलवामा, शुपियां जैसे इलाके में, शुपियां में कभी आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि बीजेपी का कोई रैली होगी या कन्वेंशन होगा, वहां पे भी हो रहे हैं, जगह जगह पे हो रहे हैं। इसीलिए जो आतंकवादी है वो आरएसएस बीजेपी को खास तौर पर निशाना बनाना चाहते हैं, और जो भी उनको जो भी मुलाजिम है, जो उनको लगता है कि वो आरएसएस के एजेंडा के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी धमकियां मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि ये अपनी मौजूदगी जाहिर कराना एक तरह से चाहते हैं यूटी में, कि अभी भी उनकी मौजूदगी एक तरह से है। लेकिन मनोज, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से आप लोग, समीर ने बताया, शब्बीर ने, या मनोज आपने खुद पहले बताया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन, बीजेपी लीडर्स और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को लेकर कि काफी थ्रेड्स इनकी तरफ से आती रही हैं, कई लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेटर जारी कर चुके हैं। लेकिन इसे क्या हल्के में लिया जा सकता है या इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं? पाकिस्तान या कोई दूसरी ताकतें, कौन इनके पीछे हैं? अब हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे हमारे साथी समीर भट्ट कह रहे थे कि जिस तरह से आतंकवाद पर नकेल कसी जा चुकी है, कमांडर्स मारे गए हैं, मिलिटेंसी का जो ग्राफ है, उनकी जो एक्टिविटीज का ग्राफ है वो कम हो चुका है। तो शायद ये कोशिश है आतंकियों की तरफ से कि वो अपने आप को लाइमलाइट में रहें, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करें। वो एक वजह हो सकती है, लेकिन इसको सिर्फ उस तक ही महदूद नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है। हालांकि हमने देखा कि जितनी भी ये जो लिस्ट निकाली गई हैं उनमें अलग अलग तरह के लोग हैं जो हम पहले जिनका हमने जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 5-6 महीने से ये सिलसिला शुरू होता है तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उनको इसको देखना पड़ेगा। उनके लिए एक गंभीर मामला है ये, क्योंकि ये ऐसा मामला है जहां लोगों की जानों पर बन आ सकती है। लोगों को अगर डायरेक्टली मारे जाने की धमकी दी जा रही है तो उसका मतलब है प्रशासन या पुलिस उसको बिल्कुल हल्के से नहीं ले रही होगी। वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब अभी हो चुकी हैं, क्या पुलिस के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये मालूम हो चुका है, क्या उन्हें ये खबर है कि आखिर ये सब चीजें कहां से कराई जा रही हैं? जैसे मैं पहले कहा था, क्या ये जम्मू कश्मीर में ही है या सरहद के उस पार, कंट्रोल लाइन के उस पार इसके उनके मास्टर्स बैठे हुए हैं जो वहां बैठे हुए यहाँ इस तरह की धमकियां सोशल मीडिया के जरिए लोगों को देते हैं? ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इसको सरकार जो है या जो पुलिस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बिल्कुल संजीदगी से लेना चाहिए, ताकि इस तरह के लोगों को पहले ये देखा जाए कि आखिर ये नेटवर्क कौन सा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि नाम जो जाहिर है कि टीआरएफ का आ रहा है, ये पूरा जो काम है वो कौन अंजाम दे रहा है, वो कौन लोग हैं जो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्टिवली ये धमकियां सोशल मीडिया के जरिए देते हैं, उनका पता लगाना पड़ेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और एजेंसियों को भी पता लगाना चाहिए कि इन्हें मजबूती कहां से मिल रही है। मैं शब्बीर आपके पास आना चाहूंगा। शब्बीर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पूरी यूटी में और खासतौर से कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर जिस तरह से नकेल कसी गई है, ऐसे में और दूसरी तरफ देखा जाए, एक तरफ आतंकवाद पर नकेल कसी जा रही है और दूसरी तरफ काफी डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर की जो कंपनियां एक तरह से अब इन्वेस्ट कर रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट के जो तरक्याती काम है उनसे माइंड डाइवर्ट करना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। इन धमकियों का ताल्लुक है
इसमें एक चीज आप नोट करेंगे खास तौर पे, वो ये है कि इसमें सिर्फ इन लोगों को धमकी नहीं दी गई है, इनके नाम जाहिर किए गए हैं बाकायदा, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो लोग इनके झांसे में आते हैं वो भी इनसे दूर रहे। मतलब ये है कि आपको ये धमकी उनको दी जा रही है, लेकिन आपको बताया जा रहा है लोगों को इनसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, एक आइडियोलॉजी से जो यहाँ पे जिसके साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं और उनको दूर रखने की कोशिश की जा रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि कितनी इफेक्टिव, कितनी खतरनाक हो सकती है, मनोज जी बात कर रहे थे। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पहले भी हुआ है और ये इस बात कई बार साबित हो चुकी है। ये जहाँ तक आप पुलिस तहकीकात की बात कर रहे थे, कश्मीर फाइट ब्लॉग के बारे में एक बड़ी तहकीकात चली 2 बार। एक केस में तो अभी भी जेल हुई कुछ लोगों को, उसके बाद एक और तहकीकात चली, NIA ने उस तहकीकात बाकायदा की। लेकिन इस पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक इंटरनेट के थ्रू एक गेम खेल रहे हो और उसमें कितने लोग शामिल हैं और उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, उस पर भी पुलिस ने काफ़ी काम किया है। थ्रेट किसी भी वक्त नॉन सीरियस नहीं है, ये सीरियस कभी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में कभी भी एक इंसिडेंट पूरे प्रोसेस को डिरेल कर सकता है और ऐसा यहाँ पास्ट में हुआ। दूसरी बात यह है कि एक तरह का लोगों को भी दूर रखना है, लोगों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह के अब हालात हैं, पीस काफ़ी हद तक प्रिवेल कर चुका है। अभी इंसिडेंट्स बिल्कुल ऑल टाइम लो है यहाँ पे, वायलेंस के जो भी इंसिडेंट्स थे, तो और तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, टूरिज्म फ्लो है। टूरिज्म के साथ तो वैसे मुझे नहीं लगता 30-33 साल में कभी भी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जब किसी टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। लेकिन जो बाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, वो भी एक मसला है, क्योंकि एक बेस हो रही है, आपका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। आपने जमात इस्लामी पे बैन लगा दी गई, उन पे फिर जो उनके साथ वाबस्ता इदारे लोग हैं उनको सीज किया गया। तो एक तरीके से एक पूरा एक आपका जो सपोर्ट सिस्टम मिलिटेंसी का था, उसको एक तरीके से, जैसे समीर जी की ज़बान में कहे तो, ध्वस्त किया गया, एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो ये सपोर्ट सिस्टम में सर्वाइवल भी एक इंस्टिंक्ट हो जाता है कि आप अपनी मौजूदगी दिखाएं, और दूसरा ये कि इसके साथ लोग ना जुड़े, इस आइडियोलॉजी के साथ उनको भी दूर रखना है। यानी इन धमकियों को संजीदगी से लेने की जरूरत है और ये पता लगाने की जरूरत है कि आखिर इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस इशू पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो JKLH में हम बात कर रहे हैं कि TRF ने एक बार फिर से धमकी दी है। TRF की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने, और इस बार TRF के निशाने पर RSS के कार्यकर्ता हैं, जिन RSS के कार्यकर्ताओं को बाकायदा लेटर के जरिए TRF की तरफ से यह धमकी दी गई। और इसी पर हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर और जम्मू से जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, अब 2 चीजें हैं, जिस तरह से मनोज कौल और शब्बीर बता रहे थे, यह आपने भी तस्करा किया कि एक तो आतंकवाद काफी कमजोर हुआ है 2019 के बाद से, खासतौर से अगर देखा जाए यूटी में, और जो इनका लोकल सपोर्ट हुआ करता था वो भी अब एक तरह से ना के बराबर रह गया है। तो एक तो इनकी मौजूदगी और इनकी जो परेशानी है वो खुलकर सामने आ रही है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इन धमकियों को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है, जिस तरह से मनोज कौल शब्बीर ने भी बताया। बिल्कुल, इसको किसी भी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते। और खासकर कश्मीर वैली, जो पिछले 32-33 साल में हमने देखा कि आतंकवाद, जब 2012 की बात करें, 13 की बात करें, तो 0% के करीब तक, मतलब बहुत कम, 11 आतंकवादी रह गए थे, जो आंकड़ा था 2012 में। और वही आंकड़ा फिर 2 से 2,500 पहुंच गया 2016 में, जब बुरहान वानी की वेव चल रही थी। उसके मारे जाने के बाद ये आतंकवादी और ज्यादा बढ़ गए, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हुई। फिर 18 के बाद ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2 और 3 चला, और आज 28 आतंकवादी, जो 28 से 37 आतंकवादी के बीच कहा जा रहा है, जो आंकड़े हैं कश्मीर वैली में। लेकिन आंकड़ा कभी भी ये दर्शा नहीं सकता कि वहाँ हालात ठीक है या खराब है। आंकड़ों से आप किसी चीज को, वहाँ आतंकवाद है, वहाँ पे खतरा बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खतरा है। आज सुबह देखिए सांबा में क्या हुआ, ड्रोन के जरिए वहाँ पे हथियार गिराए गए। कल कठुआ में क्या हुआ, यहाँ बॉर्डर पे क्या हो रहा है। हल्के से किसी चीज को नहीं ले सकते, और सिक्योरिटी फोर्सेज भी इसको हल्के से नहीं ले रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पे धमकाने की बात की जा रही है, इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो लोग
मुलविस है। देखिए इसमें जो पहले के जो लिस्ट निकले हैं, समीर संजीदगी, जिस संजीदगी की हम लोग बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो संजीदगी तो देखने में नहीं मिल रही, क्योंकि ये बार बार इस तरह की हरकतें टीआरएफ की तरफ से होती रहती हैं। कई बार लिस्ट जारी की है और कई बार इस तरह की धमकियां आती रही हैं, तो वो संजीदगी प्रशासन की तरफ से नहीं दिख रही है। देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, एक तंत्र होता है, एक तंत्र के जरिए जो सिस्टम में आप किसी चीज को अगर तय तक पहुंचना है उसके लिए टाइम भी चाहिए। और जो डीजीपी ने तब बयान दिया था, उसके बाद आपको अगर याद होगा तो कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। उन पे इल्जाम है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते थे। तो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, जो इनडायरेक्टली इस चेन के जरिए इनको हेल्प करते हैं सोशल मीडिया पे अपनी धमकियां देने के लिए, उनमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उनके घरों को रेड भी किया गया है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं जितनी डीप से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी पूरी नहीं हुई है। इसी का नतीजा है कि अभी भी धमकियां चल रही है। लेकिन जो प्रशासन है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो इसके पीछे है और उनका ये दावा है कि बहुत जल्द एक जो नेक्सस पूरा है, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं वो भी शामिल हैं, कुछ जो एक्टिविस्ट जो अपने आप को बोलते हैं वो भी इसमें शामिल है, उनको भी खोजा जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ताकि ये जो धमकियां मिल रही है टीआरएफ की तरफ से या बाकी आउटफिट्स की तरफ से सोशल मीडिया को यूज करके, ये कहां से जनरेट होता है, ये कहां से अपलोडिंग होती है इसकी, ये सारा इंफॉर्मेशन उनको कहां से मिलता है, जो नाम है वो कहां से मिल रहे हैं, उनके एड्रेसेस कहां से मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पॉइंट्स है, उनको खंगाला जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो चीजें चल रही है, उसको बंद करवाने के लिए जितनी भी कार्रवाई है, जितना भी जोर है वो लगाया जा रहा है और बहुत जल्द इस पे ये सुनिश्चित किया कि ऐसी चीजें आगे से ना हो। जी हुरेरा। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से समीर बता रहे हैं कि कोशिशें तो प्रशासन की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से लगातार की जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का लगातार इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है या आतंकवादी जो संगठन है वो इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। और टीआरएफ की खासतौर से हम बात करें तो जिस तरह से खुलेआम ये धमकियां देते रहे, जिस तरह से इन पर कार्रवाई अब तक होनी चाहिए थी, उस तरह की कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। देखिए हुरेरा, कार्रवाई की अगर बात करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई हुई है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कितने लोग हैं, कहां से अपलोडिंग होती है, कहां से ये लिस्ट ले लेते हैं, इस बारे में कुछ बताया नहीं गया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होगी, एजेंसीज कार्रवाई नहीं कर रही होंगी। हाँ, ये जरूर है कि वो कार्रवाई कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार ये लिस्ट जारी की जाती हैं, लगातार ये फहरिस्तें सामने आती हैं सोशल मीडिया के जरिए, उससे आम लोगों में डेफिनेटली एक सवाल ये उठता है कि आखिर अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर आखिर ये जो फहरिस्तें हैं दोबारा क्यों शाया हो जाती हैं। बिल्कुल, तो इसमें हम ये कह सकते हैं, हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि पुलिस और एजेंसीज कर रही होंगी, वो खंगाल रही होंगी इस पूरे मामले को, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि देखिए हुरेरा, ये जो धमकियां हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी पोस्ट ऑफिस के जरिए दी गई है या कहीं पोस्टर चिपकाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पकड़ना आसान होता है। लेकिन सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है कि आप इसको कैसे क्रैक करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, क्रैक कैसे करेंगे कि आखिर कहाँ से होता है, कैसे होता है। अगर हम नॉर्मली अगर देखेंगे, जैसे साइबर क्राइम्स अगर हम देखेंगे हुरेरा, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है पुलिस को ये पता लगाने के लिए कि आखिर आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ से ऑपरेट हुआ, किस तरह की इसमें मोडस ऑपरेंडी रही है। तो ये टीआरएफ की तरफ से धमकियां दी जा रही है, ये माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया होगा, एक बहुत ही सोच समझ के साथ, एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक साजिश, बहुत मुनज़्ज़म साजिश एक तरह से कही जा सकती है। पुलिस, लेकिन पुलिस कितना काम कर रही है उसके बारे में मनोज, बहुत मजबूत इनका एक तरह से नेटवर्क है, लेकिन जिस तेजी से अब आतंकवाद पर शिकंजा कसता जा रहा है यूटी में और खासतौर से कश्मीर में, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इनके जो नापाक हरकतें हैं या इनका जो पूरी तंजीम है ये भी एक तरह से गिरफ्त में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज को हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शब्बीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। तो JKLH लाइव में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।